नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम फाइनली पार्ट 6 एक्सरसाइज के साथ ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है। और ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आपको डाउट्स हो तो मुझे पूछ सकते हो। बाकी जो भी मैंने ये वीडियोस में बताया है पूरे का पूरा टॉपिक उस पर ही होगा और सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवाए उसी से रिलेटेड होंगे। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने इंडेक्स क्वेश्चन देखे थे। आज हम थोड़े और एक्स्ट्रा इंडेक्स क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 203 का ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। 3 बैटरी 2 वोल्ट की ईच, मतलब एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, एक, दो और तीन। देखो यहाँ पे दी हुई है 3 बैटरियाँ। ओके। और क्या दिया हुआ है? 5 ओम रजिस्टर। यस, 5 ओम रजिस्टर दिया हुआ है। 8 ओम रजिस्टर दिया हुआ है। 12 ओम ये दिया हुआ है। एंड अ प्लग की कनेक्टेड इन सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसमें कनेक्टेड होना चाहिए बेटा? सीरीज में। पैरेलल में नहीं, सीरीज में कनेक्ट करना है हमें। क्लियर हो गया बेटा? ओके। तो ये सिंपल डायग्राम 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। मुफ्त के मार्क्स मिलेंगे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। बट आपको तो पता होना चाहिए पहले के रजिस्टर का सिंबल, सेल का सिंबल। सेल में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बना के आते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेल आपको बनाना है तो कैसे बनाने का? ऐसे ढंग से बनाने का सर। ठीक है। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े। ओके। उसी का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रीड्रॉ द सर्किट इन क्वेश्चन 1 बाय पुटिंग एन एमीटर to the to measure the current through the resistor and voltmeter to measure potential difference across 12 volt। मतलब एमीटर इन सब के साथ कनेक्ट करना है और आपको पता है सीरीज में ही कनेक्ट होता है। और वोल्ट मीटर 12 ओम के साथ, मतलब हमें इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। आपको पता है बेटा ये तीनों रजिस्टर सीरीज में, तो आपको पता है जब सीरीज में होते हैं तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल अलग होता है और करंट सेम रहता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो सर्किट तो बना ली। हमें एमीटर और वोल्ट मीटर की, एमीटर की रीडिंग के लिए मतलब हमें करंट फाइंड करना है। करंट क्या फॉर्मूला क्या होता है? V बाय आर। तो आर क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं सिंस 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, हम क्या बोल सकते हैं? R इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 12 कितना होगा? 25। ओके। अब करंट फाइंड करना है तो देखो V कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। कितना लिख लिया? ओके। therefore I is equal to V by R। V is 6 volt, R is 25। दोनों का आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.24 एम्पियर। दूसरा, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, किसके अक्रॉस कनेक्टेड किया गया है? 12 ओम। तो therefore V का फॉर्मूला क्या होगा? IR1 होगा। उसके V1 इज इक्वल टू IR1। I तो देखो सबके लिए फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 0.24। और R1 की वैल्यू कितनी है? 12 ओम है। बेटा हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको पता होना चाहिए। 12 टू द 12 का स्क्वायर 144, टू द 288। तो इसका आंसर आएगा 2.88 वोल्ट। ये उसका आंसर है। डन। आगे बढ़े। ओके। सबसे बढ़िया क्वेश्चन। अब आपको पता है कि जब कभी भी आप रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जो छोटा होता है उससे भी छोटा होता है। पैरेलल कनेक्शन बहुत जगह भी काम आता है, उसका ये बेस्ट एग्जांपल है। देखो, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब फाइंड करना है व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। केस ए, व्हेन 1 ohm and 10⁻⁶ ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1 बाय आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 का पावर 6। ये फर्स्ट रजिस्टर, ये सेकंड रजिस्टर ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करना है। ये पैरेलल ही हुआ ना बेटा? पक्का? डन। आगे बढ़े अभी। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं?
वन बाय आर डैश, एलसीएम ले लो, 10 का पावर 6 प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 10 का पावर 6 कितना होगा, 10 का पावर 6। दूसरी बात 1 बाय आर डैश, 10 का पावर 6 मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 और 6, कितना हुआ 10 लाख प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 10 लाख 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 10 लाख। बट हमें तो आर डैश फाइंड करना है, आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 लाख, तो नीचे कितना आ जाएगा 10 लाख 1। अब 10 लाख और डिवाइड बाय 10 लाख 1 करोगे तो उसका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा पता, 0.9999, जो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1 हो। इसका मतलब हुआ जब एक आप बहुत बड़ा रजिस्टर लेते हो, एक बहुत छोटा रजिस्टर लेते हो और उसको आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, छोटे वाले जितना होगा, देखो छोटे वाला वन। तब वही लॉजिक से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 1 ओम 10 रेज़ टू 3 ओम एंड 10 रेज़ टू 6 ओम, उसको मैं आर डबल डैश नाम देता हूँ, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 रेज़ टू 3 प्लस 1 बाय 10 रेज़ टू 6, 1 बाय आर डबल डैश, एलसीएम 10 रेज़ टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 रेज़ टू 6, यहाँ पे देखो 10 रेज़ टू 3 है और हमें 10 रेज़ टू 6 बनाना है, तो 10 रेज़ टू 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1000 है और उसे हमें 10 लाख बनाना है, और प्लस यहाँ पे सब कुछ है इसलिए वो वही का वही रहेगा। 10 रेज़ टू 6 मतलब 10 लाख प्लस 1000 प्लस 1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10 लाख, तो 1 बाय आर डबल डैश, ये कितना हो जाएगा 1001 नंबर कितना अच्छा है देखो तो, ठीक है 1 2 3 4 हाँ ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 10 लाख। तो हमको तो क्या फाइंड करना है आर डबल डैश, मतलब 10 लाख ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 1 ओम। अब ट्राई करो, कैलकुलेटर का यूज करना है तो भी कर सकते हो, मैं मना नहीं बोल रहा हूँ, सबका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, a resistor of 50 ohm, toaster and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel। तो पहले तो हम सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही, ये 220 वोल्ट पावर सप्लाई, ये पहला है हमारा लैंप 100 ओम का, दूसरा है टोस्टर 50 ओम का और तीसरा है वाटर हीटर 500 ओम का। करंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, क्या बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक, हाँ अब ये क्वेश्चन है ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पढ़ो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स as much current as the all three appliances and what is the current। अब ये बोल रहा है कि मान लो इसकी जगह पे आपने 220 वोल्ट में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट कर दिया, समझ रहे हो, जो यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है ना उतना ही करंट यहाँ से फ्लो होना चाहिए इस इलेक्ट्रिक आयरन में से। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, उन लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, ट्विस्ट करके पूछा है और यही क्वेश्चन में बच्चा अटक जाता है। देखो ये 3 अप्लायंसेस हैं पैरेलल में, आपको पता है कि यहाँ से करंट इसमें से I1 I2 I3 जाएगा, वापस मिलकर तो आई हो जाएगा, मतलब पहले हम क्या करते हैं, हम इन सब का इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे 220 वोल्ट के बीच में जितना करंट होगा, तो वो ये बोल रहे हैं कि उतना ही करंट यहाँ से पास होना चाहिए, तो आयरन का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही आयरन का होगा ना,
क्योंकि इन सबको आप मान लो कि इसका आंसर मान लेते हैं, जस्ट फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं इसका आंसर आया 20 ओम, इसका आंसर आया 20 ओम, तो उसमें से हमने आई फाइंड किया, तो वो मान लो आई 20 ओम आया तो आई की वैल्यू आ जाएगी 11, तो वो बोले कि 11 एम्पियर करंट इसमें से भी पास होना चाहिए, तो आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मतलब यहाँ पे सिंस आयरन should have same amount of current as the given circuit in parallel, hence equivalent resistance of, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ। मान लो कि आप 3 लोग खड़े हो पैरेलल में, आप जितना काम कर रहे हो उसकी जगह पे एक ही बंदा उतना काम करना चाहिए, तो कितने घंटे में वो काम खत्म कर सकता है वो फाइंड करना। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो आप तीनों मिलकर के 6 घंटे में काम खत्म कर रहे हो, तो एक बंदा कितने में खत्म करेगा, 18 घंटे। बस वही बात, वही समझना है आपको कि भाई ये तीनों का रेजिस्टेंस है वो आई करंट बना रहा है, तो ये आयरन का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए कि आई करंट हो, तो भाई इन तीनों का रेजिस्टेंस और आयरन का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज द रेजिस्टेंस ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ करंट क्या, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। डन। तो सबसे पहले therefore 1 by r is equal to 1 by 100 plus 1 by 50 plus 1 by 500, so 1 by r is equal to 500 LCM आएगा, इसको ऊपर नीचे 5 से, इसको ऊपर नीचे 10 से और इसके ऊपर नीचे 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 16 by 500, therefore r की वैल्यू 15 and 500 by 16 और इसका आंसर आएगा 31.25 ओम। डन। कितना आएगा बेटा 31.25 ओम। आगे बढ़े, श्योर आगे बढ़े, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम। अब बोला है कि देयरफॉर करंट थ्रू द सर्किट, यही हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो आयरन का होना चाहिए, दिस शुड बी द resistance of iron for same amount of current to flow through the circuit. Now current through the circuit, I is equal to V by R। V कितना दिया हुआ 220, R दिया हुआ 31.25, कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 7.04 एम्पियर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the advantages of connecting electric device in parallel with the battery instead of connecting them in series, तो वो हमने थियरी में देख लिया था। पहला तो सबको डिफरेंट डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट होती है वो, और दूसरा कि एक अप्लायंस फेल हो जाता है तो उसके कारण पूरी सर्किट फेल नहीं होती, और तीसरा कि भाई टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो जो जितना जो लोएस्ट होता है उससे भी कम हो जाता है। क्लियर हो गया, पक्का, श्योर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन को। How can 3 resistors 2, 3 और 6 can be connected to give a total resistance of 4? देखो हमारे पास एक 2 ओम का रजिस्टर है, एक 3 ओम का रजिस्टर है, एक 6 ओम का रजिस्टर है, बराबर। ये 3 रजिस्टर है, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन तीनों को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, सच दैट कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आना चाहिए। देखो तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 2 + 3 + 6 वो तो काफी बढ़ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन सीरीज वाला है वो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन पैरेलल हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है
सीरीज प्लस पैरेलल, तीन ऑप्शन है। सीरीज वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि देखो 4 ओम है मतलब हाईएस्ट से छोटा है। सीरीज कब होता है? जब हाईएस्ट से भी बड़ा चाहिए तब होता है, बट ये प्रैक्टिकली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करेंगे। सीरीज वाला पॉसिबल नहीं है, तो हम सबसे पहले 4 ओम बनाने के लिए, सुनना, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं और आप प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा। फॉर गेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 4, मैं क्या करूँगा पता बेटा, सीरीज पैरेलल का मिक्स करूँगा। यहाँ पे हो गया 3 ओम, यहाँ पे हो गया 6 ओम, और ये हो गया 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में। चलो कैलकुलेट करते हैं। 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, तो आपको पता है इसका नेट इक्विवेलेंट, इट्स इक्विवेलेंट को मैं क्या मान लूंगा, इट्स इक्विवेलेंट बी आर डैश, उसको मैं आर डैश नाम दे दूँ। आर डैश का फॉर्मूला पता है, जब मैंने आपको बताया था बेटा, दो दो जब पैरेलल में होता है तो फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 3 6 जा अपॉन दोनों का एडिशन 3 + 6 18/9, आंसर आएगा 2। आप बोलो सर 1/r वाला फॉर्मूला नहीं कर सकते? कर सकते हो, क्यों? यहाँ पे आपको ये फाइंड नहीं करना, ये तो आपको क्लैरिटी हो, आपको पता चले कि आंसर आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। ये कैलकुलेशन नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो कोई आपका मार्क्स कट नहीं कर सकते, मेरी गारंटी। उसके बाद आर डैश एंड 2 ओम आर इन सीरीज, देयरफॉर नेट आर क्या होगा, 2 + 2 हो गया 4 ओम, मतलब ये सही। समझ में आ गया? अब बोलो सर आपको कैसे पता चला? प्रैक्टिस करिए। आप बोलो सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 ले ले, तो चेक कर लो, आंसर नहीं आया तो मतलब अब चेंज कर लो। सर यहाँ पे 3 और 2 और यहाँ पे 6 ले ले, तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि 6 यहाँ पे, 3 2 का आंसर 2 से छोटा मतलब अप्रोक्स 1 तो आएगा, 6 + 1 तो 7 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में होगा। अब देखो नेक्स्ट आंसर क्या चाहिए आपको, 1 ओम। 1 ओम मतलब जो छोटा है उससे भी छोटा चाहिए। छोटा क्या है, 2, उससे भी छोटा, तो लॉजिकल बात है क्या करेंगे, फॉर गेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, तो हम क्या करेंगे पता है, तीनों को देखो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 1/6, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई, 6/6 मतलब 1, देयरफॉर आर की वैल्यू 1 ओम आ गई। आगे बढ़े, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the highest and the lowest resistance that can be secured by combination of 4 coil? हाईएस्ट कब होता है, जल्दी से बताओ। दो कॉम्बिनेशन है आपके पास, सीरीज और पैरेलल। फॉर हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है क्या करना है आपको, ऑल द resistors should be connected in series। तो R क्या होगा, 4 + 8 + 12 + 24, 4 + 8 12 12 12 24, और आंसर आ जाएगा 48। आ गया समझ में? कितना था, 20 में। ओके, और फिर लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। लोएस्ट के लिए क्या करेंगे, बी, फॉर द lowest resistance all resistors should be connected in parallel। 1/r is equal to क्या होगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, सबका एलसीएम 24 आएगा। 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से, 3 से, 2 से और 1 से,
6 9 10 11 12 by 24, therefore R की वैल्यू रेसिप्रोकल 24 by 12 मतलब 2 ओम हो जाएगा। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम और हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना हो गया 48 ओम। डन, आगे बढ़े, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आपको अगर इलेक्ट्रिक हीटर का मैंने डायग्राम बताया था लास्ट लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में, पता है उसका जो कोड होता है वो ग्लो नहीं करता है, बट उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है यहाँ से ऐसा 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 होता है। कैसे बनाऊं अभी, देखिए बेटा, इसको बोलते हैं कोड और ये है आपका हीटिंग। ये कोड मतलब यहाँ तक पूरा कोड आता है यहाँ तक, और ये है आपका हीटिंग एलिमेंट। सो जब गर्म करते हैं तो कोड ग्लो नहीं होता, हीटिंग एलिमेंट ग्लो होता है। क्यों? द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ अलॉय व्हिच हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये जो हीटिंग एलिमेंट है वो अलॉय से बना है, उसका रेजिस्टेंस हाई है, करंट को पास होने नहीं देगा, हीट पास होने देगा बट बहुत धीरे धीरे, इसलिए हीट वहां पर प्रोड्यूस होगी। बट द रेजिस्टेंस ऑफ कोड, ये जो कोड है वो किससे बना हुआ है, कॉपर और एल्यूमिनियम से। जो ये उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी लो होता है, इसलिए वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट को पास होने देगा, हीट वहां पे कम ग्लो होगी। समझते हो? कोड जो है वो किससे बना हुआ है बेटा, कोड बना हुआ है एल्यूमिनियम और कॉपर से, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, करंट को इजीली जाने देगा, हीट जनरेट इतनी नहीं करेगा। वैसे हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो करंट को जाने देर से देगा, इसलिए वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। डन, समझ में आ गया? तो डिलीट मार दो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द हीट जनरेटेड while transferring 96,000, ओ बाप रे, Q की वैल्यू 96,000 इन 1 hour। 1 hour मतलब 4600 सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है 50 वोल्ट। अब यहाँ पे H इज इक्वल टू, आपको हीट जनरेट फाइंड करनी है तो I2RT यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे VIT यूज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज V दिया हुआ है। दूसरी बात, Q दिया हुआ, I नहीं दिया हुआ है, तो I की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, Q बाय T इंटू T। ये फॉर्मूला है, पता है आपको, Q बाय T, I की वैल्यू Q बाय T, T कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा V इंटू Q। V कितना दिया हुआ है 96,000 कूलम, Q कितना दिया हुआ 50, कैलकुलेट करोगे तो 48 2 3 4 5 जूल, तो ये 3 को निकाल लें तो कितना हो जाएगा 4800 किलो जूल, इतनी हीट जनरेट होगी। बस सर इतनी, ये हीट बहुत ज्यादा है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया पता चला, बिकॉज देखो आई नहीं है तो आई का फॉर्मूला क्यू बाय टी, टी टी कैंसिल हो गया तो क्यू बचा, क्यू की वैल्यू डाल दो। सारे क्वेश्चन ऐसा ही है, बस आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट है 5 एम्पियर, टाइम है 30 सेकंड, तो उसमें कितनी हीट डेवलप हुई। तो एच का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। आई मतलब 5 का स्क्वायर, आर मतलब 20 और टी की वैल्यू 30। 25 2 3 जा 6 600, 25 इंटू 600 कितना हो जाएगा 15,000 जूल। आंसर कितना आ जाएगा 15 किलो। डन, आगे बढ़े। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी बाय रेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। याद करो, मैं वापस बता रहा हूँ, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क और रेट जब भी आता है मतलब डिवाइड बाय टाइम, तो वर्क बाय टाइम इज नोन एज पावर। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है और आधे से ज्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। तो हेंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट इज द पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट, तो आई की वैल्यू 5 एम्पियर,
V की वैल्यू 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर जनरेटेड, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर। पावर फाइंड करना है। तो पावर आप आवर्स में भी लगा सकते हो, सेकंड्स में भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। तो वी कितना है 220 इंटू आई एफ आई, मतलब ये कितना होगा 1100 वोट, मतलब 1.1 किलो वोट पावर हो गया। अब एनर्जी फाइंड करनी है। तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P इंटू टी, याद है। पावर कितना है 1.1 और T कितना है 2, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 2.2 किलो वोट आर, और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा किलो वोट आर में ही बताते हैं। डन, पक्का, श्योर। चलो एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। शायद एक्सरसाइज भी आज खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यू है वो काफी खतरनाक है। ओ पहला ही एमसीक्यू बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मुझे ये एमसीक्यू बहुत पसंद है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। देखो ये इतना पीस है, उसको मैं 5 इक्वल पार्ट में कट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। मतलब ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। मतलब अब आपके पास 5 वायर मिलेंगे, 1 2 3 4, सबकी लेंथ इक्वल है, इक्वल पार्ट बोला। देखो 2 3 4 और 5। इनिशियली ये पूरे का रेजिस्टेंस आर था, और आपको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर आप इसको आग टुकड़े करते जाओगे तो उसकी लेंथ कम होती जाएगी, और 5 इक्वल टुकड़े किया तो इसका रेजिस्टेंस आर बाय 5, इसका आर बाय 5, इसका आर बाय 5, इसका आर बाय 5 और इसका आर बाय 5, सबका। क्यों, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ पार्ट में कटोगे ना। अब बोला है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, और उसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो। देखो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, ये पैरेलल में कनेक्ट किया। नाउ इफ all are connected in parallel, its equivalent is, क्वेश्चन में बोला है क्या उसका इक्विवेलेंट इज आर डैश। तो पैरेलल में होते हैं और सबकी वैल्यू सेम है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पता है, आर इज इक्वल आर डैश इज इक्वल टू आर बाय एन। एन मतलब अगर 4 कनेक्टेड हो तो 4, 3 कनेक्टेड हो 3, 5 कनेक्टेड हो तो 5। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, सबकी वैल्यू कितनी है आर बाय 5, और कितने कनेक्ट किए 5, तो ये 5 नीचे आएगा, कट नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा आर बाय 25। और हमें क्या फाइंड करना है, आर बाय आर डैश। तो देयरफॉर आर बाय आर डैश, चलो आर डैश कितना है आर बाय 25। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर 25 आर बाय आर, कट हो जाएगा। तो आर बाय आर डैश कितना निकला 25। तो 25 मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिनको नहीं पता चला प्लीज रिवाइज द वीडियो, फिर भी नहीं पता चला तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो पी का पहला फॉर्मूला होता है वी आई, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा नहीं है वो बताना है हमें, कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो आई स्क्वायर आर भी गलत हो गया, और तीसरा वी स्क्वायर बाय आर ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आई आर स्क्वायर, कि भाई ये कभी जिंदगी में भी पावर नहीं बताता, ठीक है। क्लियर, ओके नेक्स्ट। An electric bulb is rated 220 volt and 100 volt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। अब देखो जब इलेक्ट्रिक बल्ब को आप 220 वोल्ट पे रख रहे हो तब 100 वोल्ट वो पावर ले रहा है, तो जब आप 110 वोल्ट पे रखोगे तो कितना पावर लेगा। अब बल्ब तो एक ही है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। ये बल्ब है, उसको आप जब 220 वोल्ट पे रख रहे हो तो इसका पावर 100 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। सेम बल्ब को आप 110 वोल्ट पे रखोगे
तो कितना पावर होगा? बल्ब तो सेम है, पावर चेंज, ये वोल्टेज चेंज हुआ और पावर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। दिमाग में घुसा? सिंस सेम बल्ब इज connected, its resistance remains same. So पावर का फॉर्मूला V और R के फॉर्मेट में, V स्क्वायर बाय R, तो therefore R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर कितना है? V स्क्वायर 220 इंटू 220 बाय P कितना है? 100, 0000 484 ओम। नाउ इफ V इज इक्वल टू 110 वोल्ट, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय R, मतलब V डैश मान लेते हैं, V डैश स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110 अपॉन R क्या था? 484। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 484 को 22 इंटू 22 क्योंकि कट कर सकते हो 5 और 5 से, तो आंसर कितना आएगा? 25 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया? 4 टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ओके, उसका वोल्टेज 2 बार कम करने से, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स कम करने से 2 का स्क्वायर 4, मतलब उसका पावर 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ये भी आप एमसीक्यू में याद रख सकते हो। जिसको समझ में आया वो नोट करके लिख लीजिएगा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल का मतलब रेजिस्टिविटी सेम, ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, मतलब एरिया भी सेम। पहले देखो, रेजिस्टिविटी भी सेम, एरिया और लेंथ भी सेम, तो रेजिस्टेंस सेम होगा। समझ रहे हो? नाउ सिंस मटेरियल, लेंथ and diameter are same, hence resistance of both conducting wire is same। दूसरी बात, उनको किसके अक्रॉस कनेक्ट किया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। तो द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो हमें हीट फाइंड करना है, तो हीट के कितने फॉर्मूला है बेटा? हीट का पहला फॉर्मूला है VIT, ये यूज नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं दिया हुआ है, ना जी ना करंट नहीं दिया हुआ। दूसरा फॉर्मूला क्या है? I2RT, ये भी यूज नहीं हुआ, करंट नहीं दिया हुआ। तीसरा फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर बाय R इंटू टी, ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि R दिया और V दिया हुआ। तो फर्स्ट, इफ दे आर कनेक्टेड, देखो मैं मेरी तरफ से बेटा आपको डिटेल में पूरा समझा रहा हूँ, पूरा मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, और मुझे गारंटी है कि कोई भी स्कूल, अगर आपको कोई भी स्कूल गुजरात बोर्ड या CBSE के ये सारे क्वेश्चन करवाती हो ना बेटा, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। आई गारंटी, हर एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये दिस इज द टफेस्ट चैप्टर। टफेस्ट चैप्टर तो नहीं बोल सकते, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे मस्त है। देखो, देख रहे हो, सिर्फ फॉर्मूलाज ही डालने, और तो कुछ है ही नहीं। और जिनको साइंस लेना हो उसको फिजिक्स में ये आएगा आएगा आएगा, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस करो। बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, मान लो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर एस कितना हो जाएगा? आर प्लस आर, दो रजिस्टर है, दोनों का सेम होगा, 2R, रेजिस्टेंस सेम, उसको मैं आर ले लेता हूँ। तो देयरफॉर हीट जनरेटेड एच एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर एस इंटू टी। तो वी स्क्वायर टी बाय 2R, उसको मैं नंबर 1 करके छोड़ दूँ, क्योंकि देखो टाइम तो सेम रहेगा। टाइम पहले उसको सीरीज में कनेक्ट किया, फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट किया, बराबर है? क्लियर हो गया? अब उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, चलो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो नाउ इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आरपी का फॉर्म, जब पैरेलल में दो वायर पैरेलल में सेम वैल्यू, तो मैं उसको क्या बोल सकता? R/2। सेम क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। तो देयरफॉर हीट जनरेटेड HP, फॉर्मूला क्या होगा? V स्क्वायर बाय RP इंटू टी।
वी स्क्वायर बाय आर पी मतलब आर बाय टू इंटू टी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, टू वी स्क्वायर टी बाय आर, इसको नंबर टू। बट हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखो तो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल मतलब एच एस बाय एच पी। एच एस आपका कितना निकला था, वी स्क्वायर टी बाय टू आर, अपॉन पैरेलल कितना निकला, टू वी स्क्वायर टी बाय आर। देखो आर आर कैंसल, टी टी कैंसल, वी स्क्वायर कैंसल, आप बोलो सर टू टू कैंसल, ऐसा नहीं होता है। ये क्या बचा, वन बाय टू अपॉन टू, तो ये टू चला जाएगा नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन बाय फोर। सी ऑप्शन सही। समझे बेटा, 35 मिनट्स हुए और 5 मिनट देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख देंगे। मुझे करना था बहुत जल्दी कंप्लीट, बट क्या करूं, मैं रिस्क भी नहीं ले सकता, ये चैप्टर ऐसा है। आप बोलो तो ये खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी इसके बाद ट्रिगो ही स्टार्ट करना, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सबसे बढ़िया चैप्टर। ओके देखो फिफ्थ, हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, कैसे, पैरेलल में, और एमीटर कैसे, सीरीज में, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन आज लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद के जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन इज द लास्ट फॉर टुडे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सुनिएगा। A copper wire has a diameter of 0.5 mm, 0.5 mm, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, क्योंकि जब अगर पॉइंट आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो वो ऐसे हो जाएगा। रजिस्टिविटी भी दिए हुए 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ, हमें एल फाइंड करना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, ये बात का क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लें। ओके ध्यान से देखना बेटा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, देयरफॉर आपको तो L फाइंड करना है, तो L का फॉर्मूला होगा आर ए बाय रो, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाय रो, और आपको एरिया का फॉर्मूला दूसरा भी पता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 रो, है ना, डी स्क्वायर। ओके आर कितना है 10, पाई की वैल्यू 3.14, डी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखेगा 4 इंटू रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁸। ओके इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके तो देयरफॉर एल की वैल्यू देखो 10 एज इट इज, 3.14 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, और 10⁻⁴ का स्क्वायर था 10⁻⁸ अपॉन 4, रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁸, ये तो दोनों कट हो गए, तो एल की वैल्यू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 इंटू 3.14 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 1.6, तो एल की वैल्यू, अब सुनना 10 को 3.14 से मल्टीप्लाई करूँ तो 31.4 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 1.6, अब देख लो बेटा 31.4 और 1.6 दोनों में एक एक पॉइंट है, तो 314 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 16 बराबर है। इन सब का आप कैलकुलेशंस करोगे, इन सब का आप कैलकुलेशंस करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका 122.66 मीटर। अब इतना, और उसका सेकंड पार्ट, नाउ इफ diameter is doubled, तो सुनना बेटा, आपको क्या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, मतलब इफ डी इज डबल्ड देन आर रिड्यूस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना इनवर्स है, इनवर्स अगर देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली, अगर देखो मैं किसी की वैल्यू आर की वैल्यू 1/2 ले रहा हूँ, अगर मैं नीचे वाला पार्ट बढ़ाता जाऊंगा और 1/4 कर दूंगा, 1/8 कर दूंगा, तो आर की वैल्यू घटती जाएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा। तो देन आर इज रिड्यूस्ड बाय 1/4 टाइम्स, 1/4 क्योंकि देखो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है बेटा,
इसका स्क्वायर है। अगर r इज ट्रिपल तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो r की d इज ट्रिपल तो r की वैल्यू 1/9 टाइम्स हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। सो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, प्लीज अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ग्राफ वाला है वो नहीं करना है, 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15-16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 16-17 क्वेश्चंस हैं। तो वो नेक्स्ट लेक्चर फटाफट हो जाएगा तो अच्छी बात है, और मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, टेक केयर बेटा।